हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम न्यूक्लियस के बेसिक को ही कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सबसे पहले जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी 1808 में, जिसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि कोई भी मटेरियल या कोई भी मैटर जो है वो एटम्स के बने हुए होते हैं। और एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा, इनडिविजिबल का मतलब जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, मतलब उस एटम के अंदर कोई भी सब पार्टिकल नहीं है। मतलब यही क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल है जिसके अंदर कोई भी सब पार्टिकल नहीं है। मतलब एटम एक पार्टिकल है और एटम के अंदर कोई सब पार्टिकल नहीं है, वही सबसे छोटा है जिसके आप और टुकड़े नहीं कर सकते। मतलब इसके अंदर कोई भी सब पार्टिकल नहीं है, यही सबसे छोटा पार्टिकल है। और इन्हीं से मिलकर के क्या बना होता है? मटेरियल या मैटर बने हुए होते हैं। फिर देखिए, जे जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी? जे जे थॉमसन ने 1897 में। फिर इसके बाद जे जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया था 1904 में, जिसको हम एटॉमिक फिजिक्स में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद अर्नस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी 1911 में, जो हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में स्टडी किया था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। और किस ईयर में करी थी? 1911 में। फिर इसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, जो अर्नस्ट रदरफोर्ड ने ही करी थी 1917 में। लेकिन प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो पहले गोल्डस्टीन ने करी थी 1886 में। लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो किसको मिला था? अर्नस्ट रदरफोर्ड को मिला था। लेकिन आज भी स्कूलों के अंदर प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो किसने करी है? वो गोल्डस्टीन लिखा हुआ है। सो अगर आपके एग्जाम में आए कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, तो आप गोल्डस्टीन को ही राइट आंसर दोगे। लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो किसको मिला था? रदरफोर्ड को ही मिला था। फिर इसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद एक फिर आया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियस, जो किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था 1920 में। मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, ये हाइपोथेसिस किसने दी थी? रदरफोर्ड ने दी थी 1920 में। फिर इसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, जो जेम्स चैडविक ने करी थी 1932 में। फिर इसके बाद फाइनली प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस आई न्यूक्लियस की 1932 में, जो हेजनबर्ग ने दी थी। मतलब फाइनली जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो हाइपोथेसिस किसने दी थी? हेजनबर्ग ने दी थी 1932 में। उससे पहले तो हम इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस के अंदर मानते थे, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। अब देखिए, जो न्यूक्लियस की प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस थी, जो रदरफोर्ड ने दी थी 1920 में, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। अगर हमें कोई एटम दिया गया है किसी भी एलिमेंट का, जिसका केमिकल सिंबल क्या है? एक्स। जेड क्या है उस एटम का? एटॉमिक नंबर है। ए क्या है? मास नंबर है। सो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? ए के बराबर। और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ए माइनस जेड के बराबर। ए क्या है? मास नंबर है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के अंदर ए प्रोटॉन्स होते हैं और ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जेड इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस तो आपका ये है, और इसके अराउंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्व करते हैं सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड। और कितने इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करते हैं? जेड इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करते हैं। और ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और कितने प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं? ए प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। हम जानते हैं कि एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस का ई होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस का ई होता है। और ई की वैल्यू कितनी होती है? जिसको हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो इसके ऊपर एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज पॉजिटिव होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज नेगेटिव होता है। सो न्यूक्लियस पे अगर ओवरऑल चार्ज देखा जाए कितना होगा, तो एक प्रोटॉन पे इतना है तो ए प्रोटॉन पे कितना होगा? प्लस का ए ई होगा।
होगा, और एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस का ई है तो ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, इन दोनों की गुणा करके लिख देंगे, और जब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे, इनको फाइनली प्लस का जेड ई आ जाएगा। प्लस का जेड ई का मतलब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और कितना होता है, जेड ई के बराबर होता है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, और ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है। और इसको जब आप सोल्व करोगे ना, प्लस का ए ई है और यहाँ से माइनस का ए ई आएगा, दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पर माइनस ई, माइनस ई और प्लस का ए माइनस का ए ई हो जाएगा, और माइनस जेड और माइनस ई प्लस का जेड ई हो जाएगा। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा, प्लस का जेड ई मिलेगा। सो न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव का जेड ई होता है। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ई क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज। और जेड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। सो जेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज आएगा, माइनस का जेड ई आएगा। सो ओवरऑल चार्ज अगर एटम पे पूछा जाए तो कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि प्लस का जेड ई तो किस पे है, न्यूक्लियस पे, और माइनस का जेड ई किस में, किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से है जो रिवॉल्व कर रहे हैं। सो ओवरऑल चार्ज जो होगा एटम पे वो 0 होगा। सो एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, एनर्जी रेंज 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है तो उनकी एनर्जी की जो रेंज होगी वो इतनी होगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब हम आगे पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, जो बीटा पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। लेकिन जब ये बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब एनर्जी लेके जाते हैं 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जब वो बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर से तब उनकी एनर्जी इतनी होती है, लेकिन होनी चाहिए इतनी। सो इसका मतलब ये हाइपोथेसिस सही नहीं है, कुछ कमियां थी इस हाइपोथेसिस के अंदर, इसीलिए बाद में फाइनली प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस आती है। अब देखिए, हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस स्टडी कर लेते हैं जो हेजनबर्ग ने दी थी। इसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटम दिया जाए जिसको रिप्रेजेंट किया गया है एक्स जेड ए से, एक्स क्या है उस एलिमेंट का केमिकल सिंबल है, जेड क्या है एटॉमिक नंबर है, ए क्या है मास नंबर है। सो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था कि न्यूक्लियस के अंदर जेड प्रोटॉन्स होते हैं एंड ए माइनस जेड क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जेड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में। मतलब इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और कितने प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जेड, और ए माइनस जेड क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड। सो अगर आपसे चार्ज पूछे न्यूक्लियस पे कितना होता है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस का ई होता है एक प्रोटॉन पे, और जेड प्रोटॉन पे कितना आ जाएगा, प्लस का जेड ई। सो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, प्लस का जेड ई होता है, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। और अगर हम बात करें पूरे एटम की, पूरे एटम की बात करेंगे तब हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इंक्लूड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जेड, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस का ई। तो जेड इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, माइनस का जेड ई। सो ओवरऑल अगर एटम की बात करेंगे तो प्लस का जेड ई और माइनस का जेड ई ऐड होके कितना आ जाएगा, 0। सो एटम पे जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है, मतलब एटम क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। लेकिन न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और कितना होता है, प्लस का जेड ई होता है, और जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। सो ये वाली हाइपोथेसिस जो है वो सही है। इसी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओगे किसी भी एटम या किसी भी न्यूक्लियस में। अब देखिए, अगर आपको लिखा हुआ हो एक्स जेड ए एटम, इसका मतलब है ये किसी एलिमेंट का एटम है जिसका
केमिकल सिंबल क्या है X, Z क्या है एटॉमिक नंबर और A क्या है मास नंबर। और अगर आपको लिखा हुआ मिले XZA न्यूक्लियस, इसका मतलब है ये किसी एलिमेंट के एटम का न्यूक्लियस है। मतलब ये क्या है, एटम है किसी एलिमेंट का, और ये क्या है, किसी एलिमेंट के एटम का न्यूक्लियस है। सो अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस एटम में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, और इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, ये लिखना चाहते हैं। अब हमें पता है कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस थी वो एक्यूरेट है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने होते हैं किसी भी एटम या किसी भी न्यूक्लियस में। तो देखिए अगर आपको लिखा हुआ हो XZA एटम, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो Z के बराबर होते हैं। मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे Z, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे Z, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो। मतलब A माइनस Z के बराबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे एटम में, Z के बराबर, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे Z के बराबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे A माइनस Z। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जिन्हें हम कोलेक्टिवली क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। सो कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं एटम के अंदर, A के बराबर, जो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं A माइनस Z, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 0, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, लेकिन एटम में होते हैं, और कितने होते हैं Z के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं न्यूक्लियस में, कैपिटल A के बराबर। और एटम में भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, कैपिटल A के बराबर। अब देखिए नेचर ऑफ चार्ज ऑन न्यूक्लियस, अगर आपसे पूछे कि नेचर कैसी होती है न्यूक्लियस पर चार्ज की, पॉजिटिव नेचर होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पर। और कितनी अमाउंट का चार्ज होता है न्यूक्लियस पर, प्लस का ZE। ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है, जिसकी वैल्यू ये होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और प्लस क्या बताता है कि पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी का चार्ज होगा न्यूक्लियस पर। और जो मास नंबर होता है कैपिटल A, वो हमेशा इंटीजर में होता है, नॉट पॉसिबल इन फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होता, इंटीजर वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 ऐसे। बट जो एटॉमिक वेट होता है वो फ्रैक्शन में हो सकता है, मतलब एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन मास नंबर हमेशा इंटीजर में होगा। और एटॉमिक वेट क्या होता है, एवरेज ऑफ अबंडेंस ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स, मतलब जो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं उनकी अबंडेंस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उनका एटॉमिक वेट डिसाइड होता है। और ये हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है प्रोटॉन के मास से, और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास नियरली क्या होता है, सेम होता है। अब देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और सारे प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सो एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपेयर में। सो हम कह सकते हैं कि एटम का जो लगभग सारा मास है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। लगभग सारा मास क्यों कहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास होता है, बट वो नेग्लिजिबल होता है। सो हम कह सकते हैं कि एटम का जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और एटम का जो मास है वो ऑलमोस्ट कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।